हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है हमारी जीपीएससी क्लास 1 टू PYQs की सीरीज़ में, जहां हम डिस्कस करते हैं PYQs को कुछ इस तरीके से ताकि उन क्वेश्चन में आने वाले टॉपिक्स को हम इसी सीरीज़ के अंदर, इसी वीडियो के अंदर इतने बढ़िया ढंग से समझ लें कि नेक्स्ट टाइम उस टॉपिक पे से जब भी क्वेश्चन बनता है तो आप बिना किसी डाउट के फटाफट से आंसर टिक कर सकें। सो इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाए, यानी इन शॉर्ट में कहना चाहती हूँ उस टॉपिक के रिलेटेड जितनी भी रेलेवेंट चीज़ें हैं हम उसे यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। राइट, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे जीपीएससी क्लास 1-2 के अंदर जो PYQs मैं डिस्कस कर रही हूँ वो एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराई गई थी 7/1/24 को, उसका डिस्कस कर रही हूँ। आप सभी जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम के अंदर 1 डे वाली एग्ज़ाम होती है, उसके अंदर भी क्या होता है, PYQs का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और यहाँ पे तो बात कर रहे हैं हम क्लास 1-2 की, क्या अलग ही लेवल का जज्बा, क्या अलग ही लेवल का सपना, क्या अलग लेवल की मेहनत चाहिए होती है। ठीक है, तो आपकी उस मेहनत के अंदर थोड़ा आपको एफर्ट कम करना पड़े ताकि आपके PYQs के सॉल्यूशन तो मिल जाते हैं बट डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाता है, खास करके जब बात जीपीएससी को लेकर के आ जाए। तो हमारे चैनल पैशन एजुकेशन के द्वारा ये मुहिम चलाई जा रही है ताकि आपके लिए अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जर्नी थोड़ी सी आसान हो सके। बाकी मेहनत तो आप ही को करनी है, एफर्ट आप ही को डालना है। राइट, तो चलिए हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड तक देखिए। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके काम के लायक है तो इसे लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सो चलिए श्री गणेश का नाम लेकर के अपना सीरीज़ आज की शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। अच्छा, जितने भी लोग नए हैं जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए डिस्क्लेमर है कि 61 नंबर का क्वेश्चन है। इसके पहले के क्वेश्चंस मैं आगे के वीडियोस में चला चुकी हूँ, हम डिस्कस कर चुके हैं उन सभी को। तो जितने भी लोग नए हैं वो पहले जा कर के उन्हें देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे पहले और आगे से कनेक्ट करने वाला कुछ है नहीं, आप इसे देख लीजिए। उसके बाद आप बैक में जा कर के जो पिछले वीडियोज़ हैं उनसे अपडेट रह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61। सतलज रिवर एंटर्स इंडिया थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस? नीति पासेस, माना पास, शिपकिला पास, नाथुला पास। सो द करेक्ट ऑप्शन इज शिपकिला पास. Satpura Pass is a mountain pass and the border post on Indian-Tibet border. So what is pass basically? The space between mountain is known as pass. The river Satluj enters India through this pass, that is Satpura Pass. याद रखना, ये passes वगैरह आजकल एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट हो चुके हैं, वो भी जब ऐसे मेन रिवर्स की बात हो जाती है। तो इट इज़ लोकेटेड इन कन्नौज डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, इंडिया एंड तिब्बत. This pass is India's third border post for trade with Tibet after Nathula in Sikkim and Lipu Lake in उत्तराखंड. देखिए, तो शिपकिला पास जो हमने डिस्कस किया हिमाचल प्रदेश के अंदर आ जाता है, जिसके थ्रू हमारी सतलज रिवर इंडिया के अंदर एंटर होती है। उसी के साथ साथ यहाँ पे 2 पास और बताए गए हैं, यानी बताया ये जा रहा है इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करते हुए कि शिपकिला पास जो है वो हमारा थर्ड बॉर्डर पोस्ट है तिब्बत के साथ ट्रेड करते हुए। दूसरे जो 2 पोस्ट हैं वो है नाथुला सिक्किम के अंदर, लिपू लेक उत्तराखंड के अंदर। ये दोनों ही पास हैं। ला का मतलब क्या हो जाता है, दैट इज़ पास। तो नाथुला इज़ ऑल्सो अ पास दैट इज़ लोकेटेड इन सिक्किम एंड लिपू लेक इज़ इन उत्तराखंड। सतलज रिवर के बारे में कुछ जान लेते हैं। सो इट इज़ लॉन्गेस्ट ऑफ 5 ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। अब अगर बात कर लेते हैं इंडस के 5 ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में, तो वो कौन सी 5 ट्रिब्यूटरीज़ है आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, जिन लोगों को पता हो वो कमेंट करके बताएंगे। It is also known as Satadri. It rises on a north slope of Himalaya in Lake Rakshastal in southern West Tibet at an elevation above 15,000 feet, that is 4,600 meters. The Satluj River is primarily located to the north of Vindhyan Range, east of Pakistani Central Makran Range and south of Hindu Kush region. It has total length of 1550 किलोमीटर, जिसके अंदर से 529 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो पाकिस्तान के अंदर आ जाता है. It has many tributaries with Baspa, Spiti, Nogli Khad and Son River being its major one. Water from Satluj River has been allocated to India according to Indus Water Treaty of 1960. There are several major hydroelectric projects on Satluj, including
1000 megawatt Bhakranangal Dam, the 1000 megawatt Karcham Wangtu hydroelectric plant, and the 1530 megawatt Nathpa Zakul Dam. सो होप क्वेश्चन नंबर 61 के अंदर शिपकिला पास और उसी के साथ साथ सतलुज रिवर के रिलेटेड जो भी चीज़ें ज़रूरी हो वो आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 62 को डिस्कस कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। अब यहाँ पे 61 क्वेश्चन के अंदर मैंने एक चीज़ जो आपको कमेंट करने के लिए छोड़ दी है वो है 5 ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर, जिसमें से एक तो सतलज है। 4 के नाम आपको बताने हैं और ये बड़ा ही आसान सा है क्योंकि 10 तक में ही हम कई बार पढ़ लेते हैं कि पंजाब को 5 आब यानी 5 नदियों के सम्मेलन की वजह से पंजाब कहा जाता है। तो कहाँ से ये होके गुजरती है वो सभी रिवर्स जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज कही जाती है। ठीक है, तो आपको वो 4 के नाम बताने हैं। सो या क्वेश्चन नंबर 62, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। फर्स्ट, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू इज डिसोसिएटेड फ्रॉम द मैन पेनिनसुलर प्लेटू। Okay, this is correct. Meghalaya plateau receives maximum rainfall from southwest monsoon, as a result of which it has a highly eroded surface. Third, due to its geographical condition, coal and uranium reserves are not present in Meghalaya plateau. Okay, so the given codes are like 1, 2, second only, 2 and 3, first and third. So the correct code is B, that is second only. समझ लेते हैं इसे। जो नॉर्थन ईस्टर्न प्लेटू है इट एक्सटेंड फ्रॉम मेन पेनिनसुलर प्लेटू। अब यहाँ पे पेनिनसुलर किसे कहते हैं वो आपको समझना होगा। सो पेनिनसुलर इज अ लैंड सराउंडेड बाय वाटर बॉडी फ्रॉम 3 ऑफ दिस साइड। उसे हम क्या कह देते हैं, पेनिनसुलर। जैसे कि आप देख लीजिए ये हो गया, ये हमारा जो इंडिया है उसका साउथ का जो पार्ट है कुछ इस तरीके से। सो दिस इज लैंड एंड इट इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडी, राइट, वाटर बॉडी से सराउंडेड है। सो हम इसे क्या कह देते हैं, हम इसे कह देते हैं पेनिनसुला। सो लैंड सराउंडेड बाय वाटर बॉडी फ्रॉम 3 ऑफ द साइड इज नोन एज पेनिनसुला। होप आपको पेनिनसुला का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कर लेते हैं इसे। ओके, it is thought that a massive fault was formed between the Rajmahal Hills and the Meghalaya Plateau as a result of force exerted by northeastward migration of Indian plate during the Himalayan origin. This depression was later filled by deposition activity of numerous rivers. The Meghalaya and Karbi Anglong plateaus are now separated from main peninsular block. The Meghalayan plateau is separated into 3 sections, that is Garo, Khasi and Jaintia hills, and extensions of this may be observed in Assam's Karbi Anglong hills. Our next question, question number 63, which of following rivers do not form deltas? इनमें से दी हुई कौन सी नदियाँ डेल्टास नहीं बनाती है? तो अभी डेल्टास किसे कहते हैं वो आपको पता होना चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन का सही से आंसर दे पाएंगे। सो जब रिवर अपने एंड स्टेज पे पहुंच जाती है, राइट, एक होता है उसका यूथ का स्टेज, इनिशियल स्टेज, यूथ स्टेज जो आप समझ रहे हैं, जब वहाँ पे स्लोप से बहती हुई आती है। लास्ट में जब उसका एकदम ओल्ड वाला स्टेज जो आ जाता है, इनिशियल, मिडल, लास्ट वाला जो स्टेज आता है, जहाँ पे वो जहाँ ड्रेन होने वाली रहती है वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ पहुँच करके उसकी जो स्पीड होती है ना, वहाँ पहुँचने तक में उसकी स्पीड काफ़ी स्लो हो चुकी होती है, और स्लो स्पीड की वजह से वो अपने साथ लेकर के जितने भी मिट्टी ग्रेन्स लेकर के आई होती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ जो लेकर के आई होती है मिट्टी वगैरह, वो वहाँ पे छोड़ करके जाने लगती है। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड क्या होगी, काफ़ी स्लो। जब स्पीड फटाफट रहती है इनिशियल स्टेज में तो वहाँ से पत्थरों को काटते हुए आगे लेकर के जा रही है, बट जब एंड स्टेज पे आ गई है वो, तब वो उसकी स्पीड स्लो हो गई, जिसकी वजह से उसका बहाव काफ़ी कम हो गया है। तो वो मिट्टी वगैरह वहाँ पर छोड़ दी हुई जाएगी और बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाएगी, डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। इसी को कह दिया जाता है डेल्टास का फॉर्मेशन। यहाँ पे ये क्या करेगी, इसकी स्पीड काफ़ी स्लो हो चुकी है, तो जो भी उसका मिट्टी वगैरह है वो आसपास में
छोड़ती हुई जाएगी, कुछ इस तरीके से होगा। तब यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी ऐसा डेल्टा नहीं बनाएगी। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो नदी अगर डायरेक्ट कहीं कोई हिल स्लोप्स पे से गिरेगी तो वो तो ऑब्वियसली उसको डेल्टा बनाने का टाइम ही नहीं मिल पाएगा, राइट। तो कौन सी है ऐसी नदी, देख लेते हैं। आपको पता होगा ये जो महानदी गोदावरी की बात करी जा रही है ये ईस्ट फ्लोइंग है, इस साइड जाएंगी। तापी और नर्मदा जो है हमारी वो वेस्ट फ्लोइंग है। तो उनके बारे में देख लेते हैं। So which of following rivers do not form deltas? Tapi, Mahanadi, Narmada, Godavari. Select the correct answer code. That is 1 and 2, 2, 3, 4, 3, 4 या 1 and 3। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है 1 and 3, तापी एंड नर्मदा। देख लेते हैं इसके बारे में। द रिवर नर्मदा एंड तापी डू नॉट फॉर्म डेल्टास, दे क्विकली एम्प्टी इनटू अरेबियन सी। कहाँ पे एम्प्टी हो जाते हैं? अरेबियन सी के अंदर। यहाँ पे हमारा आ जाता है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और यहाँ आ जाता है हमारा अरेबियन सी। तापी और नर्मदा दोनों ही वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है क्योंकि ये वेस्ट की तरफ फ्लो करते हैं, इस वजह से। So the rivers Narmada and Tapi do not form deltas. They quickly empty into Arabian Sea, not giving any time to slow down and bifurcate into tributaries. ट्रिब्यूटरीज आपको समझ में आ रहा है ना, जो रिवर्स होती हैं। रिवर्स को आगे जब कोई रिवर मिलती है उसे कहा जाता है ट्रिब्यूटरी, और उसी रिवर से जब लास्ट स्टेज पे वो पहुंचती है ना रिवर, तो उस रिवर्स की बहुत सारी शाखाएं अपने आप जाके बनने लगती है, उसे कह दिया जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है उसे, याद रखिएगा। The Narmada River, also known as Rewa, serve as a traditional boundary between North and South India. One day examination में कई बार ये पूछा गया है कि which river act as a traditional boundary between North and South India, and that is Narmada River. It is 1312 किलोमीटर वेस्ट ऑफ इट्स ओरिजिन फ्रॉम अमरकंटक। कहाँ से नर्मदा का ओरिजिन होता है? अमरकंटक पीक ऑफ माइकल माउंटेन। इट फ्लोज इनटू गल्फ ऑफ कंबार। It drains a large area in Madhya Pradesh besides some area in state of Maharashtra and Gujarat. It is a west flowing river of a peninsular region. Peninsula किसे कहते हैं अभी हमने समझ लिया है। Flowing through a rift valley between the Vindhyan range on north and Satpura range on the south. The major dams कौन से मेजरली हैं? ओमकारेश्वर एंड माहेश्वर डैम्स। The Tapti River is a river in central India located to the south of Narmada River that flows westward before draining into Arabian Sea. The Tapti River rises in Mulati in Madhya Pradesh and with a total length of 724 km is the second largest west flowing river in India after Narmada River. It is regarded as Narmada's twin or handmaid. The river goes through the state of Maharashtra, Gujarat and Madhya Pradesh and has a length of around 724 km. It drains into Gulf of Kambad in Arabian Sea in Gujarat. तो यहाँ पे हमने दोनों ही रिवर्स के बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। दोनों की ओरिजिन कहाँ से होती है, कहाँ ड्रेन करते हैं, और ये दोनों रिवर्स डेल्टा फॉर्म नहीं करते हैं, क्यों, हमने वो भी देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 64। पोडो इज़ अ फॉर्म ऑफ अ शिफ्टिंग कल्टिवेशन प्रैक्टिस मेनली इन विच ऑफ द स्टेट? ओडिशा, झारखंड, तेलंगाना या वेस्ट बंगाल? सो द करेक्ट आंसर इज सी, तेलंगाना। पोडो कल्टिवेशन इज अ टाइप ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन दैट एम्प्लॉयज मेथड लाइक स्लैश एंड बर्न. This is extensively used by tribes living in the forest of Andhra and तेलंगाना। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के तहत होता क्या है बेसिकली कि फॉरेस्ट को आप जाइए, काटिए, जलाइए और फिर वहाँ पे फार्मिंग शुरू कर दीजिए। अब क्योंकि वो मिट्टी बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज्ड होती नहीं है तो 3-4 साल तक आप वहाँ पे 5 साल तक आप खेती करेंगे और उसके बाद दूसरे इलाके पे चले जाएंगे खेती करने के लिए। तो ये बेसिकली कहाँ पे, जो हमारा ईस्टवर्ड एरियाज़ है वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखा जाता है। आंध्रा, तेलंगाना, यहाँ सब में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। आंध्रा एंड तेलंगाना में किस नाम से जाना जाता है? पोडो कल्टीवेशन के नाम से। Question number 65. Which of following are reasons that can be attributed to frequent landslides and debris avalanches in Himalayan region? So the Himalayan are tectonically stable, The slopes are very steep. They are mostly made up of sedimentary rock and unconsolidated deposits. So the correct answer codes from the following 1, 3, 1 and 2, 2 and 3, 1, 2 and 3 is C, second and third.
So there are many reasons for this. The Himalayas are tectonically active, यानी वहाँ पे जो अभी आपको पता होना चाहिए जो हमारा हिमालय का भाग है वो पेनिनसुला से क्या है, यंग है। पेनिनसुलर्स काफ़ी ओल्ड माने जाते हैं। हिमालयस टेक्टोनिकली एक्टिव है, अर्थक्वेक वगैरह वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आते रहते हैं। दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स एंड अनकॉन्सोलिडेटेड एंड सेमी कंसोलिडेटेड डिपोजिट्स एंड द स्लोप्स आर वेरी स्टीप। एंथ्रोपोजेनिक रीजन्स लाइक डिफॉरेस्टेशन, एंथ्रोपोजेनिक रीजन्स यानी कौन से रीजन्स, मेन रीजन्स, तो उसमें बताया जा रहा है डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग एक्सेट्रा, इन सब की वजह से भी लैंडस्लाइड्स हो जाती है। लैंडस्लाइड्स के रीज़न क्या है, इनडिस्क्रिमिनेट चॉपिंग डाउन ऑफ ट्रीज, स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन टर्म्ड एज झूम, वही देख लीजिए आप, शिफ्टिंग कल्टिवेशन, झूम कल्टिवेशन, पोटू कल्टिवेशन, एक ही तरीके से। रोड कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, एवरी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ग्रेजिंग, अर्बनाइजेशन एक्सेट्रा हैज़ डिस्ट्रॉयड द डेंस नेचुरल एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर। जोशीमठ के बारे में अगर आपने पढ़ा हो, पिछले साल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, जब उसका बताया जाता है किस तरीके से लैंडस्लाइड हो रही है, किस तरीके से वो दस्ता जा रहा है, जो टाउन प्लानिंग थी वो सही नहीं करी गई, उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया था वहाँ पे। एवलांच, एंड एवलांच इज अ सडन रैपिड फ्लो ऑफ स्नो, आइस एंड डेब्री डाउन अ माउंटेन और स्लोप। एवलांच यानी क्या, बर्फ़ का बहुत बड़ा गोला ऊपर से अचानक से सडनली बहुत ही तेज़ी से नीचे गिरते हुए आ रहा है, उसे एवलांच कहा जाता है। इट कैन बी ट्रिगर्ड बाय वेरियस फैक्टर, जैसे कि हैवी स्नोफॉल की वजह से भी हो सकता है, रैपिड टेम्परेचर चेंज की वजह से, या फिर ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से भी हो सकता है ये। क्वेश्चन नंबर 66, गुजरात स्टैंड्स बॉर्डर बाय फर्स्ट। अब जो पीएससी की प्रिपरेशन करने वाले को भी क्लास 1-2 के लेवल पे अगर उन्हें ये क्वेश्चन ना आ पाए, उनसे ये क्वेश्चन ना सॉल्व हो पाए, तो फिर तो आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। क्योंकि बेसिकली आप जब किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू करते हैं, ठीक है, तो उसका सिलेबस कवर करना होता है। सिलेबस से ज़्यादा भाई बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। गुजरात में आप रह कर के जीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं क्लास 1-2 की, और आप पहले ये नहीं देख रहे हैं कि आप जो स्टेट में रह रहे हैं कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, उसका कैपिटल डिस्ट्रिक्ट की तो बड़ी बेसिक चीज़ हो जाती है, कितने चीज़ों से सराउंडेड है, आई मीन टू से कितने स्टेट्स और इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ कितनी हैं, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। गुजरात स्टैंड्स बॉर्डर बाय पाकिस्तान एंड राजस्थान इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट, मध्य प्रदेश इन ईस्ट, महाराष्ट्र एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ दियो, दमन, दादरा एंड नगर हवेली इन साउथ, द अरेबियन सी बॉर्डर्स the state both to the west and the southwest. Evaluate the statement. First and second are correct, second and third are correct, third and fourth are correct, first, second, third and fourth are correct. तो चारों ही चार ऑप्शंस करेक्ट हैं। गुजरात उसकी बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव के साथ। पाकिस्तान के साथ गुजरात शेयर्स अ बाउंड्री ऑफ 512 किलोमीटर इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन, राजस्थान के साथ इन द नॉर्थ, मध्य प्रदेश के साथ टू द ईस्ट, महाराष्ट्र के साथ टू द साउथ ईस्ट, दादरा एंड नगर हवेली के साथ स्मॉल पार्ट ऑफ सदर्न ईस्ट बॉर्डर विद द यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव के साथ भी अलॉन्ग विद द अरेबियन सी। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ फॉलोइंग जियोग्राफिकल टर्म इज रिलेटेड टू नेचुरली फॉर्म नैरो typically navigable waterway that connects two larger bodies of water? पेनिनसुला, गल्फ, स्ट्रेट, आइलैंड। पेनिनसुला अभी हमने डिस्कस किया, हो नहीं सकता है स्ट्रेट, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, स्ट्रेट। समझ लेते हैं, उसी के साथ बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं उसे भी देख लेते हैं। आइलैंड में बता देती हूँ, आइलैंड क्या है। A land, part of a land surrounded by, made a mistake, so part of a land, portion of a land surrounded by water body, so इसे हम क्या कह देंगे, इसे हम कह देंगे आइलैंड, ठीक है। गल्फ ऑफ स्ट्रेट को मैंने थियोरी लिखी हुई है, उसके थ्रू भी समझेंगे। So strait is naturally formed, narrow, typically navigable water that connects two water bodies of a water. Most commonly, it is a channel of a water that lies between two
land masses. Some straits are not navigable, for example because they are too shallow or because of unnavigable reef. navigable का मतलब वहाँ से आया जा सकता है. यहाँ पे लिखा गया है कि कुछ स्ट्रेट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे से नेविगेबल, जो नेविगेबल बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा शैलो है या फिर अननेविगेबल रीफ्स की वजह से. Difference between Gulf and Strait. Gulf refer to an inlet within the sea which is deep and has a narrow opening. Gulf refers to the portion of ocean which penetrates within the land. It can be different in shape, depends and size. Straits refer to narrow waterway that act as a connector toward a large water body. The connector is a link between two watersheds, hence it is formed due to fracture of isthmus. Straits are generally formed due to tectonic shift. So यहाँ पे ज़रा गल्फ ऑफ कम्बात की ही बात कर लेती हूँ. यहाँ जो गुजरात का एरिया देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा गल्फ बनेगा. यहाँ जो हमारा गल्फ बनेगा यानी क्या है, ओशन है. यहाँ पे हमारा अरेबियन सी है. अरेबियन सी का पानी यहाँ पे लैंड के अंदर पेनेट्रेट कर रहा है, लैंड के अंदर, तो इसी को कह दिया जाता है गल्फ. ठीक है, और जब दो वाटर बॉडीज़ को कोई कनेक्ट करे तो उसे कहा जाता है स्ट्रेट. हो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको. क्वेश्चन नंबर 68. विच ऑफ फॉलोइंग इज अ suitable definition of archipelago? A. A circular coral reef that encloses shallow lagoon. B. A chain or set of islands grouped together. C. The plant and animal life on the earth. D. None of the above. चलिए, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी, अ चेन और सेट ऑफ आइलैंड ग्रुप टुगेदर. सो एन आर्चिपेलागो इज ग्रुप ऑफ island closely scattered in body of water. Most archipelago are made of oceanic island. This means the island were formed by volcanoes erupting. Sorry for my mispronunciation. This means the island were formed by volcanoes erupting from the ocean floor. Many island arcs were formed over a single hotspot. Malay archipelago is the largest group of island in the world. सो आपको ये याद रखना है. पहले आर्चिपेलागो किसे कहते हैं वो देख लेते हैं. देखिए क्या कहा जा रहा है, ग्रुप ऑफ आइलैंड दैट आर स्कैटर्ड इन द वाटर बॉडी. सो ये रही आपकी वाटर बॉडी, और इन वाटर बॉडीज़ के अंदर थोड़ी थोड़ी दूर पे इस तरीके के आइलैंड्स पाए जा रहे हैं. इन्हीं को कह दिया जाता है आर्किपेलागो. सो इजी, कितना इजी था. ऐसी चीज़ें हमने देखी भी होती है, पता भी होती है, पर हमें पता नहीं होता है उनको टर्म क्या दिया गया है. सो पढ़ाई लिखाई काफ़ी ही आसान है. बेसिक से आपको शुरू करना है, बस मन लगा के पढ़ना है. तो यहाँ पे लार्जेस्ट भी मैंने डिस्कस किया है. मलय आर्किपेलागो लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड इन द वर्ल्ड कंसिस्टिंग ऑफ मोर दैन 17,000 आइलैंड. कितना ज़्यादा है, यहाँ पे 17,000 आइलैंड कंसिस्ट किया जा रहा है. ऑफ इंडोनेशिया एंड अप्रॉक्सीमेटली 7,000 आइलैंड ऑफ फिलीपीन. 17,000 इंडोनेशिया, 7,000 आइलैंड ऑफ फिलीपींस को इंक्लूड करके मलय आर्किपेलागो बनता है. दैट्स वाई इट इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड. द रीजनल नेम ईस्ट इंडीज इज समटाइम यूज्ड एज अ सिनोनिम फॉर दिस आर्किपेलागो. बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. दैट इज क्वेश्चन नंबर 69. द प्लैनेट नोन एज अर्थ्स ट्विन इज ए जुपिटर, बी सैटर्न, सी वीनस, डी मर्क्यूरी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी वीनस. It is the second planet from Sun and sixth largest planet. It is hottest planet in the solar system, even though Mercury is twice as close to the Sun and receives 4 times more solar energy. तो आपको याद रखना है Mercury is not this hottest, it is Venus, because उसके पास जो जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है. Venus and Earth are often called twins because they are similar in size, mass, density, composition and gravity. Venus is only a little bit smaller than Earth with a mass of about 80% of Earth's. India's first planned mission की बात की जा रही है वीनस की तरफ, जो कि शुक्रयान है. इट विल स्टडी द प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर, सरफेस एंड जियोलॉजिकल फीचर यूजिंग एडवांस्ड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट.
आगे हमारे है लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, अरेंज द फॉलोइंग गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर बाय वॉल्यूम। फर्स्ट नाइट्रोजन, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, फोर्थ आर्गन। सो करेक्ट आंसर है आपका सी 3 4 2 1। सो हमारे नासा की तरफ से एज पर नासा द कंपोजिशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेंशन एंड बिलो। नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%. Trace amount of neon, helium, methane, krypton and hydrogen as well as water vapor भी हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। सो दोस्तों इसी के साथ साथ हमारा आज का सेशन यहाँ पे ही ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आपने 25 to 30 मिनट जितना भी दिया हो भरपूर ज्ञान प्राप्त किया होगा। जितने भी टॉपिक्स, जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए उनमें आने वाले सभी टॉपिक्स को आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा है। अगर हाँ तो आप सभी जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।